लगता है पाकिस्तान को भारत ने जो एक्शन लिया था पड़ोसी मुल्क के खिलाफ वो रास नहीं आया, उसी का ही आज प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान ने भारत के साथ के ऊपर भी एक तरफ से सैंक्शन लगाने की घोषणा की है। इसमें आपका शिमला समझौता रद्द करना, निलंबन करना, और इसके साथ ही वाघा बॉर्डर बंद करना, और जो पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसको भी भारत के लिए बंद करना शामिल है। नमस्कार, मैं हूं शेखर वर्मा और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। हमारे साथ बने हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार और ललित राय। ललित जी, पाकिस्तान का जो आज का दांव है, जो खेला है, भारत को ज्यादा दिक्कत तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक एक्शन का रिएक्शन देने की कोशिश की है, खास तौर पर जो शिमला समझौता निलंबन करने की उन्होंने बात कही है। जी। शेखर, एकदम सही बात आपने कहा कि ये एक्सपेक्टेड लाइन है। सीसीएस की तरफ से जब 5 बड़े फैसले किए गए तो उसके बाद इसमें कोई दो मत नहीं था, इसमें कोई शक शुबा भी नहीं था कि पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। तो आज जब उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जैसे हमारे यहाँ सीसीएस है जो बड़े फैसले सिक्योरिटी के ऊपर लेती है, ठीक उसी तरीके से वहाँ पे एनएससी है। तो उसकी जब बैठक हुई तो उसमें रक्षा मंत्री, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद जो आर्मी चीफ, ये तीनों शामिल हुए। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक्सपेक्टेड लाइन पर उन्होंने सारी चीजें की हैं जो भारत की तरफ से की गई थी। उसमें एक चीज एड ऑन किया कि जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, ठीक उसी तरीके से उन्होंने शिमला एग्रीमेंट को भी सस्पेंड करने की बात कही है। तो आप देखेंगे कि मोटा मोटी बात वही सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे इंडस वाटर, वैसे ही पाकिस्तान को लगता है कि शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करके वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। तो पाकिस्तान ने वो फैसला किया है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि कुछ बात वही हो गई कि आप चोरी भी करें और उसके बाद सीना जोरी भी करें। आप अपनी जमीन पर आतंकी तंजीमों को पाले पोसे, उनको आगे बढ़ाएं, और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में आप क्या करिए कि इन्फिल्ट्रेट कराइए, फिर उसके बाद नॉर्मेलिटी को डिसरप्ट करिए। तो ये सारी चीजें भी करें और साथ ही साथ जो है फिर आप गीदड़ भक्ति भी दें कि देखिए भारत की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और हम उसको सिरे से खारिज करते हैं, मानते नहीं है, और आप रिटेलिएट भी करते हैं। दूसरी चीज है कि जो देश 1947 में जब भारत को आजादी मिली और उसके बाद भारत का बंटवारा भी हुआ, पाकिस्तान का गठन हुआ, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान की का उत्पाती नेचर जो है, उत्पाद करने का जो नेचर है, प्रकृति है, वो 2000 के बाद की नहीं है, या 2016 उरी अटैक के बाद की नहीं है, या 2001 पार्लियामेंट अटैक की बात की नहीं है, बल्कि 1948 से ही, अपने जन्म से ही पाकिस्तान ने ये पाकिस्तान मान बैठा जो है कि उसको केवल अड़चने पैदा करना है, खलबली पैदा करना है, समस्याएं पैदा करना है। इसीलिए आप देखेंगे कि कश्मीर में किस तरीके से कबायलियों के बेस में पाकिस्तानी आर्मी ने एंटर किया और भारत ने उसको, भारत की फौज ने उनको खदेड़ा। इसी तरीके से फिर 1965 का वाकया देखिए किस तरीके से लड़ाई लड़ता है। 1971 में आप देखिए कि किस तरीके से लड़ाई लड़ता है। और 1971 की जो लड़ाई है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ईस्टर्न पाकिस्तान 1971, 16 दिसंबर 1971 की तारीख के पहले तक बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, वो ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और किस तरीके से वहाँ के लोकल लोगों ने भारतीय फौज से, भारतीय सेना से, भारतीय सरकार से मदद मांगी थी, और उसके बाद जो है मदद मांगने के बाद भारतीय सेना ने उस पर अपना रिएक्शन दिया, रिएक्ट किया, और उसके बाद बांग्लादेश एक नए देश के तौर पर दुनिया की क्षितिज पर, राजनीतिक मानचित्र पर उसकी पैदाइश हुई, पैदा हुआ। इसीलिए आप देखेंगे कि शिमला एग्रीमेंट का जो बैकग्राउंड है वो भी समझना बहुत जरूरी है। शिमला एग्रीमेंट का बैकग्राउंड जो है वो इंडो पाक 1970 वार है। इंडो पाक 1970 वार में पाकिस्तान को बड़ी पराजय का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे कि 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को प्रिजनर बनाया जाता है। दे वर टर्म्ड एज द प्रिजनर ऑफ वार्स। और ये कहा जाता है कि दुनिया के इतिहास में जो प्रिजनर ऑफ वार्स की जो रिलीज हुई इतने बड़े पैमाने पर कभी हुई ही नहीं थी, आज तक वो ऐतिहासिक है। उतने बड़े पैमाने पर प्रिजनर ऑफ वार्स की रिलीज नहीं हुई, और वो सब कुछ तब संभव हुआ जब शिमला एग्रीमेंट हुआ। 2 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट होता है। 1971, 16 दिसंबर 1971 के लड़ाई के खत्म होने के बाद से लेके 2 जुलाई 1972 तक मल्टी लेवल टॉक्स होती हैं और बहुत सारी अड़चने भी होती हैं।
एग्रीमेंट को लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं, उसमें कश्मीर का मसला बहुत अहम होता है कि कश्मीर को लेकर के नजरिया क्या होगा। और आप देखेंगे कि कश्मीर को लेकर के नजरिया मतलब ये बना जो है कि ठीक है, ये बाईलैटरली मतलब द्विपक्षीय तरीकों से ही कश्मीर की मामले को सॉल्व किया जाएगा और ताकि नॉर्मलिटी बनी रहे। लेकिन शिमला एग्रीमेंट के बाद भी आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है वो कभी बहुत नॉर्मल हुआ ही नहीं। आप 1972 में शिमला वार के बाद 1984 का भी जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, जब ऑपरेशन मेघदूत का आपने नाम सुना होगा, जब सियाचिन पर किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सियाचिन को भी जो हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, वो स्नो कवर्ड रीजन है, हमेशा बर्फ से वो ढकी रहती है और सब दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड उसको कहा जाता है, कैसे इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और उस पूरे इलाके को भारत ने अपने उसमें लिया और उससे पाकिस्तान कहा जो कि देखिए शिमला एग्रीमेंट जो 12 साल पहले हुआ था उसको कहीं ना कहीं भारत ने ब्रीच किया है। और जो हम लोग के बीच में मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बाइलेटरली टॉक होनी चाहिए थी वो चीज नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद ही 1984 में जो ऑपरेशन मेघदूत होता है तो उसी दौरान जो जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी भी शुरू हो जाती है और 90s में आपको याद होगा कि इंसर्जेंसी अपने पीक पे रहती है। 1990 से लेकर 2000 के दशक में पूरे 10 साल इंसर्जेंसी अपने पीक पे है, जबरदस्त पीक पे है। और 1999 में आपको देखेंगे कि करगिल का वार भी होता है। तो यानी कि पाकिस्तान जो है हमेशा केवल उसके लिए कोई भी समझौता या कोई भी बात केवल केवल महज बातों तक रह जाती है। वो कागजों पर दर्ज कुछ लाइन हो जाती हैं, वो उसको स्पिरिट में उसको क्या है कि भावना के तौर पर उसको सही तरीके से उसको अमल में लाना है, उसको लेकर के पाकिस्तान कभी संजीदा रहा ही नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कि 1999 के बाद 2001 पार्लियामेंट अटैक, उसके बाद फिर आपका उरी अटैक, फिर उसके बाद आपका पुलवामा अटैक, उसके बाद फिर रिसेंट में आपका पहलगाम का अटैक, जिसमें 27 निर्दोष पर्यटकों को जो है आतंकी मार देते हैं। और पाकिस्तान अभी भी वही राग अलाप रहा है कि उसमें उसका कोई हाथ ही नहीं है, उसका इस पूरे कृत्य से कोई लेना देना नहीं है। जी शेखर। मनीष जी, जो आज पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है भारत के खिलाफ, चाहे वो शिमला समझौता निलंबन करना हो, वाघा बॉर्डर बंद करना हो और भारत के लिए अपना एयरोस्पेस क्लोज करना हो, इससे क्या भारत को कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये तो सिर्फ मुझे लग रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, जो वहाँ के हुक्मरान हैं, उनकी ये कोशिश है कि वहाँ की जो आवाम है वो भड़क ना जाए, कहीं सरकार के खिलाफ खड़े ना हो जाए। शायद इसी के डर से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये कवायद है, क्योंकि भारत को फर्क तो मुझे लगता ही नहीं कि इससे ज्यादा कुछ पड़ना है। देखिए, ऐसा अवसर शिखर कई बार पहले भी आया है, जब भारतीय एयरलाइंस जो है वो पाकिस्तान की सीमा के अंदर से फ्लाई करके नहीं जाती हैं और ऐसा अवसर पहले भी देखने को मिला है। तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा सा एयर टर्बाइन फ्यूल जो है वो जरूर थोड़ा ज्यादा उनकी खपत बढ़ जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को ये निर्णय लेना था, इसलिए कि भारत का बहुत दबाव है और उनकी आज सुरक्षा मामलों की उनकी भी कमेटी की बैठक हुई थी, समिति की बैठक हुई थी, और जिसमें जैसे कि विस्तार से ललित जी ने बताया कि शिमला, इसमें सबसे प्रमुख है शिमला समझौता। और शिमला समझौते के तहत ही ये हुआ था कि आप जो जम्मू कश्मीर में देखते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, तो उस जो सीज फायर के बाद जो लाइन है वो लाइन ऑफ कंट्रोल, दोनों देशों के बीच जो सीज फायर हुआ और जहां पे दोनों देशों की सेनाएं थी, वहां पे फिर उसको एलओसी घोषित किया गया वहां पे। तो ये शिमला समझौते का ही हिस्सा था और जिसके कारण जो है वो एलओसी जम्मू कश्मीर में पूरा वो तैयार हुआ था। लेकिन इस एलओसी और सीज फायर का उल्लंघन कई बार जो है, आपको पता है, हम लोगों के जीवन काल में ही हम लोगों ने 90 के दशक 80 के दशक से कई बार देखा है कि पाकिस्तान की सेनाएं कई बार जो है उसका सीज फायर का उल्लंघन करती रही है। जो बॉर्डर पे हमारे किसान रहते हैं, जो छोटे छोटे घर हैं, उनको किस खतरे में, जम्मू से लेकर और कश्मीर तक किस खतरे की स्थिति में वो लोग वहां पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तो और कई बार इन लोगों को वहां से रिलोकेट भी करना पड़ता है जब बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की सेना शेलिंग फायर वगैरह करते हैं, जब बिल्कुल बिल्कुल वो करती है। और ये सब शिमला समझौते के तहत था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन शिमला समझौते का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान की तरफ से
हम लोगों ने देखा है। तो पाकिस्तान को डर है इस बात का, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज मधुबनी बिहार में बहुत ही कड़े शब्दों में कहा कि जो लोग जो जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है पहलगाम में, उनको जमीन के अंदर से भी खोज निकालेंगे। तो पाकिस्तान को इंतजार है किस तरीके का सैन्य कार्रवाई होता है, लेकिन उसकी भी सेना बिल्कुल पूरी तरीके से अलर्ट है। और यही कारण है कि उनके सीसीएस, उनकी भी जो हाई कमेटी बैठक हुई है, और तो बहुत ही जो सुनने में आ रहा है, और जम्मू कश्मीर में सेना की गतिविधि कई सारे जो है वो बढ़ी हुई है। कई जगह पे आतंकियों को घेर के खिलाफ जो है कार्रवाई कई जगह पे तेज भी हो गई है, जहां पे आज हमारे एक जवान भी शहीद हुए हैं और आतंकियों को भी ढेर किया गया है। तो भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि किस तरीके से जो आतंकी घुसपैठ कराया पाकिस्तान ने, उनको खोज निकाला है, जिन्होंने करीब 28 के आसपास पर्यटकों की हत्या की है निर्मम तरीके से। तो और पाकिस्तान दबाव में है, उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि इस तरीके का फैसला पाकिस्तान की सरकार ले रही है। लेकिन जाहिर तौर पर वो बौखलाया हुआ है, और हम देखेंगे कि आने वाले समय में और भी कई तरह के निर्णय वो ले सकता है। जी ललित जी, आप जो ये फैसले हैं, इन फैसलों के जरिए क्या पाकिस्तान वैश्विक मंच पे ये दर्शाना चाहता है कि हमारा तो कोई हाथ नहीं है इस जो पहलगाम के वारदात में, फिर भी भारत ने इतने सैंक्शन हमारे ऊपर थोप दिए, हमारी जनता बिना पानी के मर जाएगी, हमारी सिंचाई कैसे होगी, हमारे खेत में अनाज कैसे होगा? क्या ये वैश्विक मंच पे IMF, विश्व बैंक और अमेरिका, अन्य जो बड़े शक्तिशाली जो देश है, उन पर एक तरह से ये दबाव बनाने की कोशिश है कि वो भारत आकर भारत पे दबाव बनाए कि ये जो सैंक्शन जो भारत ने लगाए हैं इनको हटा ले? ये इसी तरह की रणनीति आज का जो फैसला है ये देखा जा सकता है उस तौर पर? शेखर, देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो रिलेशंस जो होते हैं वो मल्टी डायरेक्शनल ड्रिवन होते हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि वो आइसोलेटेड इंसिडेंट के तौर पर कोई घटना घटती ही नहीं है। अगर कहीं किसी भी देश में घटना घटती है तो उससे संबंधित जितने भी देश होते हैं, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो इम्पैक्ट करते हैं। आप देखेंगे कि साउथ एशिया रीजन में अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रिलेशंस होता है, दिक्कतें आती है, तो उससे केवल ये दोनों देश प्रभावित नहीं होने वाले हैं, उससे यूएस भी प्रभावित होगा, उससे रसिया भी होगा, उससे चाइना भी प्रभावित होगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे दो पक्ष है। अब चूंकि दो पक्ष के बीच में अगर कोई बात होती है और थर्ड वन के पास हो जाती है, तो दोनों पक्ष अपनी बात को रखते हैं कि देखिए जी, फलाने ने मेरे मतलब इंटरनल मामलों में दखलंदाजी की है, और जिसके ऊपर आरोप लगता है वो भी अपनी सफाई पेश करता है कि ये जो आदमी है वो गलत है। लेकिन सवाल है कि क्रेडिबिलिटी एक अहम चीज है। पाकिस्तान ने 1947 के बाद से ही अपनी क्रेडिबिलिटी को खो दिया। जब कबायलियों के बेस में पाकिस्तानी आर्मी जम्मू कश्मीर में एंटर करती है, और उसके बाद ये बात सामने आई कि नहीं, वो कबायली थे ही नहीं, वो पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे, पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स थे, तो पहली जो क्रेडिबिलिटी है वो अपनी पैदाइश के बाद ही पाकिस्तान ने खो दी थी। ये अलग बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है कि चूंकि सभी देशों की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं, वो कंपल्सन्स होती हैं, तो उसके हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी देश कभी भी परमानेंट किसी का न तो दुश्मन है, न तो परमानेंट किसी का कोई दोस्त है। तो वो जरूरतें होती हैं, जरूरतों के हिसाब से दोस्ती दुश्मनी ये बदलती रहती है। इसीलिए आप देखेंगे कि अमेरिका, आप देखिए कि 1947 से लेकर के 1965 की लड़ाई तक अमेरिका का रोल क्या था, जो मेजरली इवन 1971 में भी वो पूरी तरीके से पाकिस्तान इंक्लाइंड अमेरिका का रिएक्शन हुआ करता था। और उसके पीछे वजह ये हो सकती है कि उस समय क्या था कि इंडिया का इंक्लिनेशन जो रसिया के साथ था, और अमेरिका ये मान के चल रहा था कि अमेरिका और रसिया के बीच में वो कोल्ड वार का एक दौर भी था। तो ये स्वाभाविक है कि अमेरिकन इसलिए भी इंडिया के पास में उस टाइम फेज में नहीं आते, क्योंकि अब इंडिया का जो इंक्लिनेशन है वो रसिया की तरफ था, ऐसा वो क्लेम करते हैं। जबकि इंडिया का एक स्टेटेड पोजीशन था, जो है कि वो नॉन अलाइन मूवमेंट का नाम का आपने सुना होगा, तो नॉन अलाइन मूवमेंट का एक बहुत बड़ा करता धरता था जो है। तो इंडिया का स्टेटेड पोजीशन यही था कि वो पूरी ग्लोबली किसी भी मैटर पर वो किसी के साथ नहीं है, वो तटस्थ है। लेकिन हकीकत यह है कि प्रैक्टिकली कभी कोई चीज न्यूट्रल होती भी नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन में आपको ये शब्द अच्छे लगते हैं कि
हम न्यूट्रल हैं, न्यूट्रलिटी की तरफ को उसको बढ़ावा देते हैं, हमें चाहते हैं कि पीस को एग्जिस्टेंस सारा चीज मेंटेन रहे, लेकिन प्रैक्टिकली न्यूट्रल भी होना संभव नहीं होता है। लिहाजा आप पाएंगे कि न्यूट्रल होते हुए भी कोई ना कोई पक्ष एक दूसरे का पक्षकार बन जाता है। तो 1971 तक अमेरिका का जो स्टेटेड पोजीशन ये था, लेकिन फिर धीरे 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 सोवियत संघ जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। जो बाईपोलर वर्ल्ड था वो बाईपोलर से यूनिपोलर, और अमेरिका जो है पूरे दुनिया का दरोगा बन बैठा। अब वो चौधराहट करने लगा, उसको लगता था कि फलाना देश सही नहीं कर रहा है तो वहां इंटरफियर करो, दूसरा अच्छा नहीं कर रहा है तो वहां इंटरफियर करो। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है कि चीजें बदलती हैं। आज अमेरिका, भले ही डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे की बात वो करते हैं, और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे की बात अगर डोनाल्ड ट्रंप करते हैं तो इसका मतलब है कि वो ये मान के चलते हैं कि अमेरिका आज के दौर में उतना शक्तिशाली, उतना पावरफुल नहीं है, इसीलिए वो बार बार वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं। मतलब वो बीते आजकल मल्टीपोलर बोला जाता है वर्ल्ड को, आजकल एकदम तो वर्ल्ड जो है वो मल्टीपोलर हो गया है, वो यूनिपोलर रही नहीं गया। तो इसीलिए आप पाएंगे कि इस तरह की चीजें, और उसके बाद फिर धीरे 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 परिवर्तन ये हुआ कि जो अमेरिका के बारे में सोचा जाता था कि कभी कोई उसके ऊपर हमला कर ही नहीं सकता है, तो WTC का अटैक देखिए कि किस तरीके से अल-कायदा ने पूरे ऑपरेट किया और WTC को, ट्विन टावर को मतलब जमींदोज कर दिया, वो खाक हो गया, खत्म हो गया, मतलब पता ग्राउंड जीरो बन गया, पता नहीं कि वहां पे कोई इमारत भी खड़ी रही होगी, अब तस्वीर ही उसके गवाह है। तो कहने का कि धीरे धीरे अमेरिकन जो थिंकिंग है वो भी बदली। तो लिहाजा आप पाएंगे कि अभी आज के मौजूदा दौर में जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी बात को रखा है, ठीक है, पाकिस्तान एज ए नेशन उसको भी हक है, उसको भी अपनी जो डोमेस्टिक जो पॉपुलेशन है, डोमेस्टिक वोटर्स हैं, उनको भी एड्रेस करना है, क्योंकि सवाल होगा भाई भारत आप पर सैंक्शंस और तमाम सारी हार्स मतलब स्टेप्स उठाते जा रहा है और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। तो अपने डोमेस्टिक वोटर्स को एड्रेस करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन जहां तक रह गई इंटरनेशनल लेवल पे तो निश्चित तौर पे अब वो बात नहीं रह गई है, क्योंकि इमरान खान के टाइम में भी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में, इवन आर्मी के बीच में रिलेशन, बाजवा का केस आपको याद होगा किस तरीके से बाजवा वाले प्रकरण पे भी जो है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में रिलेशन बहुत ही स्ट्रेन हुआ। तो वो खटास जो है वहां पे बनी हुई है, और उस खटास को बने रहने का मतलब है कि भारत की भी तरफ से कंसिस्टेंट एफर्ट किया गया है, और ये बताया गया है कि आप देखिए जो बात हम कहते हैं केवल वो पेपर तक सीमित नहीं है, हम बाकायदा दस्तावेजी साक्ष्य आपके सामने पेश कर रहे हैं, और तहव्वुर राना उसका एक उदाहरण है जो कि इस समय भारत में है। तो कहने का अर्थ है कि पाकिस्तान की जो बातों को है अब दुनिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी उस लेवल पे नहीं लेती है, उस गंभीरता से नहीं लेती है जो पहले थोड़ा बहुत सोचा करती थी। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान की तरफ से ये जो कवायद है केवल अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को एड्रेस करने की कोशिश है, अदरवाइज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के लिए मुश्किल आने वाली है। वैसे भी ललित जी अब आजकल देखा जाता है कि जैसे पहले कहते थे कि हम यूनाइटेड नेशंस आएंगे, यूनाइटेड नेशंस भी अब उतना पावरफुल नहीं रह गया। डोनाल्ड ट्रंप भी कई मौकों पे कह चुका कि हम बाहर हो जाएंगे, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम डोनेट नहीं करेंगे कई। तो अब अगर वो UN भी जाते हैं तो भारत पे इतना दबाव लगता है कि आपको डाला जा सकता है यूनाइटेड नेशन के जरिए, क्योंकि कुछ भी दिक्कतें होती है तो कोई ना कोई उस पर वीटो लगा देता है, कभी रशिया लगा देता है तो कभी चाइना लगा देता है, उसके बाद कुछ कहने और करने के लिए तो बचता नहीं। तो यूनाइटेड नेशंस का में अगर पाक जाता भी है तो कोई फायदा मिलेगा क्या भारत को लेकर? देखिए यूनाइटेड नेशन का जो गठन जब हुआ था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, और उसका मकसद सिर्फ इतना ही सा था कि वैश्विक स्तर पर शांति जो है बनी रहे। लेकिन आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन को अगर आप देखिए वास्तव में तो 1945 में अपने गठन के बाद से लेकर के आज की तारीख में आप अगर न्यूट्रल होकर के एनालाइज करें तो यूनाइटेड नेशन बहुत सारे मौकों पर अच्छा काम भी किया है, लेकिन ये कि बहुत सारे मौकों पर जो बड़े बड़े मौके आए उस पर जो यूनाइटेड नेशन जो कामयाब नहीं हुआ। जैसे यूक्रेन रशिया के वार में बार बार UN कहता रहा जो है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, युद्ध रोक दिया जाना चाहिए, लेकिन देखिए रशिया ने माना नहीं उसको। तो कहने का अर्थ है कि एक जो कहावत होती है कि जिसकी चाहे आप वो फिलिस्तीन आपका इजराइल वॉर देख लो या ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट देख लो, कहीं भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो UN कहता है लेकिन कोई मानता नहीं, सबको अपनी करनी आती। एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन को लेकर के अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा देता था, और उसके बाद अमेरिका अपने मनमाने तरीके से अपनी तरीके से बातों को मनवा लेता था। लेकिन अब क्या है कि अब स्थिति परिस्थिति में बदलाव हुआ है, और भारत सरकार की तरफ से भारत भी बार बार ये कहता है कि भाई देखिए अब यूनाइटेड नेशन को भी रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। अब वो चीज 1945 का जो माहौल था, जो स्थिति थी,
जो बैकग्राउंड था वो अलग था। आज जो माहौल बदल गया है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि यूनाइटेड नेशन को भी रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान जो ठीक है अग्रीव्ड पार्टी अगर बन के जाता है, लेकिन इसमें सवाल ये है कि पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम कैसे कहेगा। अल्टीमेटली जो टेररिस्ट अटैक होता है वो इंडियन सॉइल पे होता है, जम्मू कश्मीर में है, पहलगाम में है, तो पाकिस्तान अपने आप को किस तरीके से पेश करेगा कि मैं खुद ही विक्टिम हूँ। जबकि बलूचिस्तान के मैटर पे पाकिस्तान कहता है कि ये मतलब विदेशी ताकतें इस पर इन्वॉल्व हैं और भारत के ऊपर भारत की तरफ उंगली उठाता है उसको लेकर बार बार, भारत के ऊपर उंगली उठाता है, तमाम सारी बातें कहता है, लेकिन आज तक वो एक भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर पाया है। तो केवल वो हवा हवाई बात हो गई। और ये कोई भी समझ सकता है कि सामान्य तौर पे कि जब दो लोग आपस में भिड़ते हैं तो कुछ बातें भी होती हैं जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी निकल के आती हैं, जिसका कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता है। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश जरूर की जाएगी कि इसको एक अंतर्राष्ट्रीयकरण करे। और सबसे बड़ी बात है कि शिमला एग्रीमेंट को अगर सस्पेंशन की धमकी दिया है और कहा है कि उसको हम सस्पेंड करते हैं और बाद में अगर ज्यादा स्थिति खराब होगी तो हम उसको स्क्रैप भी करेंगे, तो अल्टीमेटली वो यही है कि कश्मीर के इशू को थोड़ा सा वो अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश करेगा। क्योंकि शिमला एग्रीमेंट में कश्मीर का मैटर ही बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बार बार ये चीज होती थी। और इसको लेकर के देखिए भारत में सियासत भी मतलब चलती रहती है कि उस समय इंदिरा गांधी अगर चाहिए होती तो पूरे समझौते को अपने फेवर में कर सकती थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कश्मीर के मुद्दे को, जो गलती जवाहरलाल नेहरू की तरफ से हुई थी ठीक वही गलती 1972 में इंदिरा गांधी की भी तरफ से हुई। लेकिन ये हो सकता है क्योंकि अल्टीमेटली यही हुआ कि कश्मीर के मैटर को बाइलैटरल इशू है और पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलजुल के उसको सुलझाएंगे। जबकि उसके पहले पाकिस्तान बार बार ये कहता था कि यूनाइटेड नेशन में जब ये पूरा मसला गया था, और पाकिस्तान ब्लेम ही करता है इस पूरे मसले को, तो कोई लेकर के नहीं गया था, जवाहरलाल नेहरू ही लेके गए थे। और उसमें रेफरेंडम की बात थी और रेफरेंडम मतलब भारत की तरफ से वो सारी बात आई थी, जिसको लेके पाकिस्तान आज भी कहता है। हालांकि पाकिस्तान एक बेसिक चीज को नहीं बताता कि उसमें एक बात ये भी थी कि 1948 में कबायली जब जम्मू कश्मीर में एंटर किए थे, तो उसमें एक बात आई थी कि कोई भी विदेशी ताकत, कोई भी विदेशी मतलब लड़ाका अगर जम्मू कश्मीर की धरती पर मौजूद होगा तब तक रेफरेंडम का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आप देखेंगे कि 1948 से लेकर के आज की तारीख में पाकिस्तान की तरफ से कंटिन्यूड एफर्ट है, जिसमें पाकिस्तान की जमीन पर पल बढ़ रही आतंकी तंजीमें जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं, आतंकी एक्ट कर रही हैं, आतंकी मतलब लोगों को निशाना बनाती हैं। तो स्वाभाविक है कि पाकिस्तान का दावा तो अपने आप ही वो खोखला साबित हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये कभी भी बुनियादी तौर पर ये कोशिश नहीं की गई कि जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब ना किया जाए। वो लगातार जब कभी भी मौका मिलता है और वो कंसिस्टेंट प्रॉक्सी वार चला रहा है, वो देश और दुनिया सबके सामने है। जी शेखर। मनीष जी, ये जो आज ये पाकिस्तान का जो ये कदम है, क्या दोनों देशों के बीच जो तनाव है अब काफी चरम हो चुका है, काफी बढ़ गया है, तो क्या ये इस तरह की जो कवायदें हो रही है दोनों देशों की तरफ, क्या जंग के मुहाने की तरफ बढ़ रहा है ये सफर, या ये पाकिस्तान की आज जो दिखाई गई ये बौखलाहट है महज? देखिए शिखर, जंग के रूप में वैसे तो इमोशन सबके उसी तरफ जा रहे हैं कि दोनों देश जंग में कूद जाएं, लेकिन जंग से इसका समाधान नहीं निकलेगा। भारत पहले भी जंग लड़ चुका है पाकिस्तान के साथ, और जंग किसी भी जंग आप देखिए यूक्रेन और रूस में लगा कि यूक्रेन पे रूस ने हमला किया और यूक्रेन खत्म हो जाएगा, वो आज तक हुआ नहीं। 2 दिन में कोई जंग भी जीत जंग जो जाएगा है उस किसी का समाधान नहीं है। और मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल, आप ये कहना बड़ा मुश्किल है। और पाकिस्तान और भारत शिमला समझौते के तहत सबसे बड़ी बात क्या है कि पाकिस्तान इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता था शुरू से, कश्मीर को, लेकिन शिमला समझौते में ही ये प्रावधान है कि इस मुद्दे का समाधान जो है कोई तीसरा पक्ष इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये शिमला जब पहली बार जब ये मामला यूएन में गया और जब शिमला 1971 का जब युद्ध हुआ, तो शिमला समझौते में ये प्रावधान किया गया कि ये जो मुद्दा समाधान जो कश्मीर को लेकर है, ये बायलैटरली ही जो है इसका हम समाधान निकालेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव होता है, चीन यदि कूदता है या भारत की तरफ से कोई बोलने की कोशिश करता है, भारत की तरफ से साफ ये कह दिया जाता है कि ये बायलैटरल मुद्दा है, दोनों देश मिलकर एक मेज पे बैठ के इस मुद्दे को सुलझाएंगे। तो ये शिमला समझौते का प्रावधान है जिसके चलते कोई भी देश इन दोनों देशों के विवादों में अब कूद नहीं सकता। तो ये इसका पहलू था, लेकिन अब उसने होल्ड पे इसको डाल दिया है, अबेंस पे डाल दिया है।
और इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की वो कश्मीर को कोशिश करेगा। इसीलिए उसने शिमला समझौते के जरिए चोट करने की कोशिश की है, लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान बहुत ही आइसोलेटेड, और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि अब भारत सरकार की पहल क्या होगी कि जिस तरीके से 2018 में FATF जो है उसको जो फाइनेंशियल टेरर फाइनेंसिंग पे कार्रवाई की जाती है, तो उस समय उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया था। तो पाकिस्तान ने, आपको याद है कि लश्कर तैयबा एक नया फ्रंट बना दिया था, जैश ए मोहम्मद वगैरह का सबको मर्ज करके एक नया जो TRF आप देख रहे हैं उसी का स्वरूप है, एक नई आतंकी संगठन का वहां पे जन्म हो गया। अब क्या है कि भारत सरकार की कोशिश होगी कि फिर से FATF में मुद्दे को ले जाया जाए और पाकिस्तान पे क्योंकि युद्ध तो समाधान नहीं है। इस तरीके से होता नहीं कि शरीर में थोड़ी थोड़ी चोट देके उसको आप उसको परेशान कर सकते हैं, तो इस तरीके के राह को अपनाना होगा। और फाइनेंशियल अगर उस देश पे अगर दबाव पड़ेगा तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान को आज न कल उसके अवाम जब उस सरकार पे दबाव डालेंगे, उसके सेना पे दबाव डालेंगे, ISI पे दबाव डालेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, तो उसको लाइन पे आना ही पड़ेगा। तो यही रास्ता है। मुझे नहीं लगता कि जंग से हम लोगों ने अपने जीवन काल में 99 में देखा, और प्रॉक्सी वॉर तो चल ही रहा है, तो उस छद्म युद्ध में भी पाकिस्तान जीत नहीं पाया अभी तक, उसको करारी उसमें उसको शिकस्त मिलती है। तो मुझे लगता है कि वो इस तरीके का रास्ता अपनाता रहेगा, लेकिन आइसोलेट करना पाकिस्तान को इंटरनेशनल मंच पे भारत की प्राथमिकता होना चाहिए। बिल्कुल। ललित जी, जैसे कि आज जो शिमला समझौता निलंबन कर दिया, तो इसकी जैसे कि आपने विस्तार से समझाया भी था इसके बारे में, तो क्या भारत को भी एक कदम आगे बढ़ते हुए शिमला समझौता रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि लगता है इससे कुछ भारत को कुछ फायदा होगा? देखिए शेखर, शिमला समझौता जो है ना, एक तरीके से कहा ही जाता है कि जब 1971 की वार के बाद जब 93,000 पाक प्रिजनर्स जो है, सैनिक जब उनको प्रिजनर्स के तौर पे बनाया गया जो है, तो फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत एक तरीके की निराशा थी। और जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। और कहीं ना कहीं वो जो बैक चैनल्स जब खुले तौर पर जब बात हो रही थी, तो उसको लेकर के कोई मतलब एग्रीमेंट रीच नहीं, मतलब एग्रीमेंट पे पहुंच नहीं पा रहे थे। तो लिहाजा जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में एक डिनर होता है, और वहां पे फैसला होता है कि ठीक है, थोड़ा आगे पीछे करके इस समझौते पर हम लोग को पहुंचना चाहिए, और दोनों देशों को एक तरीके से अब नॉर्मलिटी की तरफ जा करके और एक नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि शिमला एग्रीमेंट के बाद भी क्या हुआ कि जो वक्त भाई लैटरल हम इश्यूज को डिस्कस करेंगे, खासतौर से कश्मीर के इश्यू पे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के अंदर लगातार जो है वो उसको उकसाने वाली कार्रवाई, आतंकी घटनाएं, ये सारी चीजें होती रही। तो देखा जाए कि वो पेपर पे तो शिमला एग्रीमेंट बहुत अच्छा लगता था, लेकिन प्रैक्टिकली जो पाकिस्तान को जो चीजें कोशिश करनी चाहिए थी, जो दिखानी चाहिए थी, वो चीज जम्मू कश्मीर में नहीं हुई। और अगर ऐसी बात होती तो क्या जरूरत है कि भारत की फौज को वहां पे जाना, मतलब भारत की फौज को जो प्रोटेक्ट करना पड़ता अपने उस इलाके को, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके लिए स्टेट पुलिस बनी हुई है, अपना वो देखती, लॉ एंड ऑर्डर देखती। भारत सरकार का जो रिसोर्सेज है बड़े पैमाने पर वो खर्च होता है, अननेसेसरी की चीजों में जाया जाता है। तो वो चीज पाकिस्तान की तरफ से वो चीज जो दिखनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, वो कभी हुई नहीं, और आज भी वो चीज जारी है। पहलगाम उसका उदाहरण है। तो कहने का अर्थ है कि शिमला एग्रीमेंट को पाकिस्तान की तरफ से कभी भी उसको रियल सेंस में, प्रैक्टिकल सेंस में कभी वो सीरियसली लिया ही नहीं गया। तो और आप देखिए जो कि आपका क्या है कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंशन में रखा है, तो उसके बाद आपने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंशन में आप रखिए, जो उन्होंने कहा है। सबसे बड़ी बात है कि 1984 में जब ऑपरेशन मेघदूत, जैसा कि हमने पहले भी बात किया था, जो है कि हाईएस्ट बैटल ग्राउंड सियाचिन में जब ऑपरेशन मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, तो पाकिस्तान क्या कहता है कि ये तो शिमला एग्रीमेंट का वायलेशन है। ये पाकिस्तान की तरफ से वो रिएक्शन आता है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि 1972 से लेकर के 1984 तक जितनी आतंकी तंजीमों के जरिए वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है जम्मू कश्मीर में, उसकी बात वो भूल जाता है। मतलब यह है कि ऑपरेशन वो मेघदूत को वो दस्तावेजी साक्ष्य मानते हुए शिमला एग्रीमेंट का वायलेशन बताता है, लेकिन पाकिस्तान खुद क्या करता है, उसको ये कहता है कि भाई ये तो भारत की आदत पड़ गई है कि कोई भी चीज होती है तो पाकिस्तान को बड़ा इजी है, हम तो सॉफ्ट टारगेट है,
और हमको ब्लेम कर दो। तो कहने का अर्थ है कि ये सिर्फ और सिर्फ होता है ना कि जब मान लीजिए कि आपको कुछ कर दिखाने का मौका था तो आपने कुछ किया नहीं, और उसके बाद जब आप किसी मुश्किल में फंसे पड़े हुए हैं तो किसी बड़े आदमी पर आप उसको एलिज कर दो। तो दुनिया भी उसको समझती है, दुनिया भी जानती है कि ये व्यक्ति है, इसकी साख जो है ऑलरेडी गॉन है, मतलब साख, इसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, नहीं है। अब ये इस तरह की बात है, चूंकि फंसा हुआ है तो इस तरह का जो है वो एक प्रपंच रच रहा है, एक छल कपट पूर्ण जो है काम कर रहा है। तो आज की डेट में क्या है कि भारत पर उसका कोई बहुत असर नहीं होने जा रहा है। शिमला एग्रीमेंट को भाई वही कहेंगे ना कि शिमला एग्रीमेंट अगर वो कहते हैं तो उसके बाद वो कहेंगे भाई ठीक है, कश्मीर के इशू को हम इंटरनेशनल अब मानते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय इशू है। मतलब पाकिस्तान को बार बार यही लगता है कि शिमला एग्रीमेंट के तोड़ने का मतलब हो गया है कि हम भी जो 1947 वाली स्थिति है, जो प्री 1972 वाली स्थिति है, वो हो जाएगी, उसके हिसाब से बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उसी के साथ साथ भारत की तरफ से ये चीजें पेश की जाएंगी कि भाई आप देखिए कि 1947 में जब ये पूरा मसला यूनाइटेड नेशन को गया और पाकिस्तान की तरफ से बात जब आई जो है कि पाकिस्तानी धरती से कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का अगर हिंसक गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट है तो इस मैटर को जो है हम उसको हर्ड नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं जो है। तो ये स्वाभाविक है कि आप देखिए जो है कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे लश्कर हो, चाहे जैश हो, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे आपका द रेजिस्टेंस फ्रंट हो, ये सारी किसी न किसी रूप में जो जम्मू कश्मीर में अपने ऑपरेशन को अंजाम देती हैं जो है। तो भारत के पास वो साक्ष्य है, तो कुल मिला करके एक शिमला एग्रीमेंट को अगर वो यूनिलैटरल भी उसको डिफाई करता है तो उसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि आप देखेंगे कि शिमला एग्रीमेंट में 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दी गई थी पाकिस्तान को। और उसके बाद क्या है कि चोरबाग वैली का नाम आपने सुना होगा कि चोरबाग में थुंगात करके है, टुकरुक है, ये 3-4 ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जो भारत के कब्जे में है। और ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि आप देखिए कि भारत एक तरफ तो शिमला एग्रीमेंट के जरिए चाहता था जो है कि उसको लेटर स्प्रिट में सम्मान करे, और दूसरी तरफ जो चोरबाट वैली में जाकर के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को अपने कब्जे में रखा हुआ है, जो शिमला एग्रीमेंट का वायलेशन। तो कहने का था कि पाकिस्तान की तरफ से आप देखेंगे कि बेनिफिशियरी के तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ही रहा। अगर शिमला एग्रीमेंट नहीं होता जो तो 93,000 जो प्रिजनर्स जो है पाकिस्तान के जो सैनिक वो रिलीज नहीं हुए हो। तो कहने का था कि पाकिस्तान वही है कि हल्की फुल्की बातें करता है, और पाकिस्तान की आदत रही है हल्की फुल्की बात करने की। अब उसको दुनिया भी उस बात को समझ रही है, तो लिहाजा पाकिस्तान के ये जो सारे कृत्य हैं वो एक प्रोपेगेंडा टाइप का, मतलब उसको दुनिया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया उसको एक प्रोपेगेंडा की तरह ही लेगी और उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहेगा। मनीष, जैसे कि आज पीएम मोदी का बयान आपने सुना ही था कि आखिर तक हम जमीन के आखिरी छोर तक हम जाएंगे और छोड़ेंगे नहीं। ऊपर से आज जो भारत ने विभिन्न देशों के डिप्लोमेट से बात करी, चाइना, कनाडा, रसिया, यूके, तो आपको लगता है कि भारत एक कदम आगे की सोच रहा है? शिमला समझौता रद्द तो एक जो लिया उन्होंने लिया, लेकिन एक कदम आगे सोच रहा है कि पीओके की तरफ भी भारत की नजर, एक आम सहमति बनाने की कवायद चल रही है। जिस तरह से पीएम मोदी ने आज जो बात कही, उसके बाद फिर जो अंतर्राष्ट्रीय जो डिप्लोमेट्स है विभिन्न देशों के, उनसे बात कही, एक आम सहमति बनाकर भारत एक सेफ तरीके से जाने की कोशिश कर रहा है कि पीओके की भी अब भारत का हिस्सा बन जाए। देखिए शिखर, ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि लेकिन हमारे संसद में एक रिजोल्यूशन पास हुआ है, और उसको जो पीओके जिसको हम कह रहे हैं वो उसको भारत का अभिन्न अंग उसको बताया गया हुआ है। तो रिजोल्यूशन पास हुआ है संसद में, उसको सभी सांसदों ने सर्वसम्मति से उसको पास किया है कि हमको उस क्षेत्र को हासिल करना है। लेकिन इस वक्त कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और आप देखिए आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उसका बहुत ही घटिया बयान आया है, और उसने धमकी दी है कि इस तरह के आतंकी घटनाओं को अंजाम जो है वो हम कश्मीर में देते रहेंगे। तो उसने कई तरह के हमले जो है भारत पे किए हैं, उसने कई तरह के आरोप लगाए हैं भारत पे बलूचिस्तान को लेकर। तो वो एक अलग पक्ष है। लेकिन देखिए आज सबसे अहम बात क्या है कि भारत ने सभी देशों के राजदूतों को बुला के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनको ब्रीफ किया है कि उनके सामने साक्ष्य भी रखे होंगे। आप देखिए ऐसे ही बुला के बात नहीं की गई होगी, उनके समक्ष साक्ष्य भी रखे होंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान से आया हुआ ये आतंकी जो है
वहां से आए और उन्होंने बर्बर तरीके से पूरे पर्यटकों को निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। तो उनके सामने कुछ न कुछ जो है उनके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया गया होगा और इसीलिए भारत सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इस मसले पे पूरा इंटरनेशनल फोरम जो है, सभी देश जो है वो भारत के साथ इस समय इस मुद्दे पे खड़े हैं। अभी सर्वदलीय बैठक भी मैं देख पा रहा हूँ कि सर्वदलीय बैठक भी शुरू हो चुकी है और 2 मिनट का मौन भी वहां पे रखा गया है। अपोजिशन भी इस मुद्दे पे सरकार को आप देखेंगे कि किसी बड़े नेता का बयान कुछ भी नहीं आया, सब कह रहे हैं कि वो सरकार के साथ है, लेकिन जाहिर तौर पर इस बात को लेकर जरूर चिंता व्यक्त की जा रही है कि किस तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर वहां पे इतना भीड़, इतने संख्या में वहां पे पर्यटक पहुंचे हुए थे और वहां पे कोई जवान और कोई सैनिक वहां पे कुछ भी, वहां पे पिकेट्स वहां पे कुछ भी नहीं था। तो इन तमाम बातों को लेकर कैसे और कई रिटायर्ड सेना के अधिकारी भी इस बात को कह रहे हैं कि इस तरीके से आतंकी वहां तक कैसे पहुंच गए, उनके भी बयान आ रहे हैं इसको लेकर। तो ये चिंताजनक स्थिति है। आप जब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से छद्म हम लोग लड़ रहे हैं, वहां पे किस तरीके से आतंकी आते हैं, पुलवामा का अनुभव है हमें, वहां पे अभी हाल में जम्मू में किस तरीके से हमले भारतीय सेना के जवानों पे ही हुए। तो इन सबको देखते हुए और अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, तो इन सबको देखते हुए आखिरकार इंटेलिजेंस जो है वो क्या कर रही थी हमारी। तो ये सब सवाल लाजमी है, ये पूछे जाने चाहिए और सरकार इस पे देख भी रही होगी कि कहाँ से चूक हुई। सरकार अंदर खाने जरूर इस पे बात कर रही होगी, मिलिट्री इंटेलिजेंस से बात कर रही होगी, रॉ से बात कर रही होगी, आईबी से बात कर रही होगी। तो सभी से फीडबैक गृह मंत्री ने खुद भी लिया होगा। कहीं ना कहीं मनीष जी फेलियर तो है, फिर हमारी इंटेलिजेंस की फेलियर तो है ही। बिल्कुल, इतनी बड़ी आतंकी घटना होगी, जबकि पता है पूरे देश को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि ये काफी सेंसिटिव एरिया है, उसके बावजूद भी इस तरह की निगलेंसी और इतने पर्यटक मारे गए, उसका खामियाजा। बिल्कुल। और अब देखिए जहाँ पे पर्यटक जाते हैं, वो जो पूरा जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां तक गाड़ियां नहीं जा सकती। अगर वहां पे अगर सुरक्षा बल होते, अगर कुछ भी अगर ऐसी वैसी अगर घटना हो गई, तो किसी भी सुरक्षा बल को पहुंचने में वहां पे 45 मिनट से 1 घंटे लग जाएंगे। उसके बावजूद उनके हाल पे जो है पर्यटकों को छोड़ दिया। मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, एक बच्चे जिसके पिता की हत्या हो गई है, वो बच्चा सरकार से सवाल कर रहा है कि वहां पे कोई जवान ही नहीं था, कैसी सिक्योरिटी है। एक बच्चा ही ये सवाल, जिसका बाप चला गया, वो सवाल कर रहा है सरकार से। तो इस तरीके से ये सवाल तो लाजमी है। और जिस समय ये घटना हुई, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल दिल्ली में मौजूद थे और जब जम्मू कश्मीर की पुलिस उनके अधीन आती है, भले ही उमर अब्दुल्ला वहां पे सरकार चला रहे हो, लेकिन पुलिस उनके पास में नहीं है, तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे, पूछे जाएंगे। और क्योंकि ऐसी घटनाएं पूर्व में होती रही है, क्या हम उससे भी सबक नहीं ले रहे हैं? पुलवामा का आप देखिए 40 सीआरपीएफ के जवानों की किस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या हो गई, उनके शरीर के अंग तक नहीं मिले। तो ये सब सवाल तो पूछे जाएंगे ही इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर, तो अभी भी पूछे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार जरूर इस पे गौर कर रही होगी, पूरा अंतर तंत्र जो है हमारा इस पे गौर कर रहा होगा। लेकिन ये भी तय सच है कि सबके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान भारत को डिस्टर्ब करना चाहता है, वो अस्थिर करना चाहता है, और इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकते हैं, उन सब प्रयासों पे सरकार जरूर काम कर रही है और विपक्षी दलों का भी विश्वास हासिल करने का कोशिश कर रही है, जिससे ये संदेश पाकिस्तान तक जाए कि चाहे वो कोई भी दल हो भारत में, वो सभी इस मुद्दे पे, आतंकवाद के मुद्दे पे सरकार के साथ है और एक स्वर में बात कर रही है। जी मनीष जी, ललित जी, आखिरी सवाल फिर हम रैप अप करेंगे कि आपको लगता है कि ये समय बेहतरीन है कि पाकिस्तान पर चोट किया जाए, इससे बेहतरीन समय और नहीं मिल सकता? निश्चित तौर पे शेखर, पाकिस्तान को सबक आप इस तरीके से, मतलब उसको ये रियलाइज तो कराना पड़ेगा कि भाई आप अपनी एनर्जी जो है आप पीसफुल काम में, आप अपने कंस्ट्रक्टिव काम में लगाइए और आप अपनी बेहतरी करिए। भारत आपका पड़ोसी देश है, भारत आपको मदद करने के लिए तैयार है, हर फील्ड में तैयार है, तो आप उसके साथ मिलजुल के आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए जो है कि इसका बड़ा सीधा सा उदाहरण है कि जब यूरोप में पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी दोनों जब अलग अलग हुए, और आप देखेंगे जो है कि पश्चिमी जर्मनी जो है वो पूर्वी जर्मनी से ज्यादा जो है सक्षम था, आगे था, सक्षम था और
एकदम उन्होंने अपनी दीवार गिराई और एक हुए, और उसके बाद जर्मनी का एक अपना महत्व। इसी तरीके से मतलब पाकिस्तान भी इस बात को समझ सकता है, सोच सकता है कि ठीक है, अगर संसाधन के तौर पर हम कमजोर हैं, तो हम मदद ले करके अपनी व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं, पीसफुली आगे चल सकते हैं। और साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट में अगर भारत और पाकिस्तान दोनों मजबूत होते हैं, तो निश्चित तौर पे इंटरनेशनल बिरादरी में साउथ एशिया का जो है दबदबा बढ़ेगा। लेकिन देखिए, हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, जैसे होता है कि किसी के घर में किसी से किसी की दुश्मनी हो और उसका बच्चा भी पैदा हो, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन ऐसे करके होता जाए, तो उसके दिमाग में एक जहर भर दिया जाता है कि देखो, वो फलाना आदमी जो है हमारा दुश्मन था। तो दुश्मन। अल्टीमेटली क्या है कि पाकिस्तान के साथ यही प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के हुक्मरान उसी तरीके की बात करते हैं, उसी तरह की भाषा बोलते हैं। तो पाकिस्तान की भी एक सेक्शन जो है, पब्लिक का एक सेक्शन, वो इस बात को मान के चलता है कि निश्चित तौर पे भारत हमारे लिए शत्रु देश है। जबकि देखा जाए तो पूरी स्थिति में अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की एक बड़ी जमात इस बात को नहीं मानती है। अगर जनता उस पूरे हिसाब से सोचे जो है, तो स्थिति और बदतर होती और खराब होती। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ये जो आई ओपनर है कि भारत जो है अब ठहरने वाला नहीं है, चुप होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बड़ी मतलब इकोनॉमिक तौर पे, आर्थिक तौर पर एक चोट देने की कोशिश इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके की गई है। क्योंकि अल्टीमेटली सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम, वर्ल्ड टू वर्ल्ड जो भी ऑपरेशंस होते हैं, वो अलग जगह है। लेकिन यह है कि इकोनॉमिक तौर पे अगर आप पर चोट पहुंचाई जाए, तो निश्चित तौर पे उसका असर जो होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत लंबा होता है। और शेखर, इन सब के बीच एक और अहम चीज ये देखने वाली बात है कि दोनों देशों के बीच में डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत जो वीकली बेसिस पे होती है, हर हफ्ते होती रहती है, तो वो अभी भी जारी ही है। ये देखने वाली बात है कि डीजीएमओ लेवल की बात अगर मान लीजिए कि वो सीज होती है, वो रुकती है, तो ये मान के चलना होगा जो है कि मामला काफी एस्केलेट हो गया है और काफी आगे उसका जो रिपरकशन है वो होने वाला है। तो हमें मतलब कुछ दिनों में ये देखना पड़ेगा कि डीजीएमओ लेवल की जो बात है, क्योंकि डीजीएमओ लेवल का मतलब होता है कि इसके जरिए दोनों देशों के डीजीएमओ आपस में बातचीत करते हैं और वो शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं और कंसर्न सरकारों को अपनी बात को पहुंचाते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट का जो थॉट प्रोसेस है उसको इंडिया का जो थॉट प्रोसेस है वो पाकिस्तान तक पहुंचता है। तो कहने का अर्थ है कि बीच में एक तरीके से वो सेतु का काम करते हैं, जिसके जरिए टेंशन एस्केलेट ना हो। लेकिन अगर डीजीएमओ लेवल की बातचीत भी सीज होती है, रुकती है, तो फिर मामला वास्तव में गंभीर होगा। और ये देखने वाली बात है कि समय के साथ की क्या होना है। लेकिन ये बात तो सच है कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, उसको अनएक्सेप्टेबल है। और भारत की जनता, भारत की सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है, भारतीय सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है, प्राइम मिनिस्टर ने, जैसा कि मनीष जी ने भी बोला जो है कि बिहार के मधुबनी में जब वो रैली में कह रहे थे, तो वो बात कह रहे थे कि पाताल तक जो भी कोई रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर पाताल तक हमें जाना पड़ा तो हम उसको खोज निकालेंगे, और जो बची खुची जो भी जमीन है उन सबको हम मिट्टी में मिला देंगे। तो आपको याद होगा कि जैसे योगी जी ने मिट्टी में मिलाने की बात किसी के लिए कही थी, ठीक उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने भी तो स्ट्रॉन्ग लहजे में इस तरह की बात कही है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले समय में कुछ और बड़े कदम भारत सरकार की तरफ से उठाने को मिलेंगे और हम लोग उसको देखेंगे। और इन सबके बीच सर्वदलीय बैठक जो हो रही है, उसमें क्या कुछ निकल के आता है वो भी देखने का। जी शेखर। जी 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 ललित जी। तो जो भारत ने कल कदम उठाए थे, 5 बैन लगाए थे, सैंक्शंस लगाए थे, आज वह पाकिस्तान का रिएक्शन देने लगा। अब ये देखना होगा कि अब भारत का अगला कदम क्या होता है। वहीं सर्वदलीय बैठक चल रही है, उसका नतीजा क्या निकल के आता है वो भी हमें कुछ देर में पता चल जाएगा, चल पाएगा। तो ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल पे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और इसके साथ ही जो आजकल के जो मुद्दे हैं, जो चर्चा चल रहे हैं, जो उनको देखने और उनको पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट desh.thefederal.in पर जाकर खबर पढ़ सकते हैं। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जल्द ही अगली ज्वलंत मुद्दे पर अगली चर्चा हम आप लोग के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू ललित जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू थैंक यू शेखर। शेखर, थैंक यू।